इकोनोप्लस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ हम आज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज़ द 7th लेक्चर ऑफ योर +2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एजम्पशंस क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कैसे हम टेबल में दिखा सकते हैं, कैसे हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। But before starting about production possibility curve, we should know the basic fact, which is the root cause of every economic problem. That is, our wants are unlimited or our needs are unlimited, but the resources are limited. The resources by using which we satisfy our wants are always limited. They are not only limited, but they have also alternative uses. अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब हम अपने एक रिसोर्स को अपने कई सारी ज़रूरतों में, कई सारी नीड्स में एलोकेट कर सकते हैं, यानी कि कई सारे तरीक़ों में उसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिल्क कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस आइसक्रीम और केक. Let us take another example, a piece of land which can be used to produce rice or to cultivate wheat or to cultivate corn. Here the problem of choice arises, that is, you have to choose among different uses. You have to choose a part of land to produce rice and a part of land to produce wheat. Or if you want to produce only wheat in your whole piece of land, or if you want to produce only rice in the whole piece of your land. In other words, we can say that we choose to shift the use of land from production of one good to another good, or this is called allocation of resources among different uses. When we allocate resources among different uses or to produce different goods, we get different mix or different mixes of all possible goods and services that can be produced. That is called production possibility or production possibilities. For example, if a farmer grow rice and wheat in his given land, he have to choose what area of his given land he will use for rice and what area of his land he will use for production of wheat. In this way, he gets different mixes that can be produced. It is also called as production possibilities. So, production possibility set refers to different combination of two goods that can be produced from a given amount of resources and a given technological knowledge. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या होता है कि हमें दो गुड्स प्रोड्यूस करना है और इसके लिए जो भी रिसोर्स यूज करेंगे वो फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। उसके साथ साथ प्रोडक्शन टेक्निक में भी कोई बदलाव नहीं होगा, जो मेथड हम यूज करते हैं उसको ही यूज करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होता है और उसके साथ साथ उन कॉम्बिनेशन से हम कैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट पा सकते हैं। तो हमारे पास एक लैंड है, हमारे पास 5 एकड़ का लैंड है, 5 एकर्स ऑफ लैंड, जहाँ की हम राइस प्रोडक्शन करते हैं और उसके साथ साथ व्हीट भी प्रोडक्शन करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन दिखाता है कि हम अगर 100 kg राइस प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 80 kg का व्हीट प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन 2 दिखाता है कि अगर हम राइस का 120 kg प्रोड्यूस करते हैं तो व्हीट का 60 kg प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अगर हम राइस का 140 kg प्रोड्यूस करेंगे तो व्हीट का 40 kg प्रोड्यूस करेंगे। 160 kg राइस अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो व्हीट का 20 kg प्रोड्यूस कर सकते हैं, और राइस को अगर हम 180 kg प्रोड्यूस करेंगे तो व्हीट को हम 0 kg प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम राइस को बढ़ाएंगे प्रोडक्शन, व्हीट का प्रोडक्शन घटेगा। ये सब कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2, 3, 4, 5, यहाँ हम 5 कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। All combinations are combination of two goods
टू गुड्स मतलब राइस और व्हीट का डिफरेंट अमाउंट का ये कॉम्बिनेशन है। अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को एक सेट के माध्यम से दिखाएंगे तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है और ये भी एक कॉम्बिनेशन है। तो पहला कॉम्बिनेशन 100 राइस का 80 केजी व्हीट का, 120 केजी राइस का 60 केजी व्हीट का, वैसे 180 केजी राइस का और 0 केजी व्हीट का। तो इसी तरह से हम डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को एक सेट के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो हम अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को एक टेबल के माध्यम से दिखाएंगे, जैसे कि ये है, ये एक टेबल है, इसी तरह से हम अगर दिखाएंगे तो इसको हम कहते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। लेकिन अगर हम इसे एक ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Show the production possibility set in a table, it is called as production possibility schedule, and when we show the production possibility sets in a graph, it is called as production possibility curve. Briefly, the meaning of production possibility curve is production possibility curve shows the various alternative combinations of two goods that an economy can produce when the given resources are fully and efficiently utilized. So, production possibility curve का मतलब क्या है? It is an alternative combination, अलग अलग combinations किस चीज़ का? A production of two goods, दो goods का प्रोडक्शन करना है with the limited resources and technology. विद द लिमिटेड रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब हमारे जो भी रिसोर्सेस हैं वो क्या है? कांस्टेंट और गिवन। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। हमें उन गिवन रिसोर्सेस को लेके अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि व्हीट का प्रोडक्शन करना है या राइस का प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम यही डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ का कितना अमाउंट प्रोडक्शन कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी को लेके। तो हमें दोनों गुड्स में से किसका कितना प्रोडक्शन करना है हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में डिसाइड करेंगे। लेकिन हमारा पूरा रिसोर्सेस प्रोडक्शन में यूज हो जाना चाहिए और कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए। The production possibility curve is also called as production possibility frontier or transformation curve. Production possibility frontier or transformation curve. This is called as transformation curve because the fixed resource can be transferred from the production of one good to the production of another good. हम अपने जो रिसोर्स है उसको हम एक गुड का प्रोडक्शन से दूसरे से हटाकर दूसरे गुड के प्रोडक्शन में लगा सकते हैं, इसलिए इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व किस लिए कहते हैं, इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो एक फार्मर है जिसके पास की 3 एकड़ का लैंड है। इनिशियली वो क्या करता था, वो 2 गुड का प्रोडक्शन करता है, व्हीट एंड राइस। व्हीट का प्रोडक्शन करता है और राइस का भी प्रोडक्शन करता है। व्हीट प्रोडक्शन के लिए वो 2 एकर्स ऑफ लैंड का यूज करता है और फॉर राइस ही यूज 1 एकड़ ऑफ लैंड। 2 एकड़ लैंड का यूज करके वो 100 kg ऑफ व्हीट प्रोडक्शन करता है। व्हीट का 100 kg प्रोड्यूस करता है। तो राइस का 1 एकड़ यूज करके वो 50 kg ऑफ राइस प्रोडक्शन करता है। बट नाउ ही वांट टू प्रोड्यूस 100 kg ऑफ राइस। वो पहले 50 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस करता था, लेकिन अगर अभी उसको 100 kg का राइस प्रोडक्शन करना है, लेकिन वी हैव ओनली 3 एकर्स ऑफ लैंड विच इज़ फिक्स्ड। हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल है, तो राइस का प्रोडक्शन वो कहाँ करेगा? वो जो राइस 50 kg प्रोड्यूस करता था, अभी उसको 100 kg प्रोड्यूस करना है, 50 kg मोर। तो ज़्यादा जो 50 kg मोर है वो राइस वो कहाँ प्रोड्यूस करेगा? तो उसके लिए वो क्या करता है,
उसको व्हीट का प्रोडक्शन कम करना होगा। व्हीट जो 100 kg प्रोड्यूस करता था, व्हीट अभी वो 50 kg ही प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि टू प्रोड्यूस मोर 50 kg ऑफ राइस ही हैव टू यूज 2 एकर्स ऑफ लैंड। पहले वो 1 एकड़ ऑफ लैंड को यूज करता था, लेकिन अभी वो 2 एकड़ ऑफ लैंड को यूज करेगा। हमारे पास था 3 एकड़ ऑफ लैंड, तो अभी राइस के लिए 2 एकड़ ऑफ लैंड यूज हो गया, तो व्हीट के लिए बस 1 एकड़ ही लैंड बाकी रहेगा। तो वो 1 एकड़ ऑफ लैंड में व्हीट प्रोड्यूस करेगा, राइस को वो 2 एकड़ ऑफ लैंड में प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब वो 1 एकड़ ऑफ लैंड व्हीट प्रोडक्शन से हटाकर उसको राइस प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफ़र किया, व्हीट से राइस के लिए ट्रांसफ़र किया। इसलिए वी कैन से दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। हम इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी थ्योरी और प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं उससे फिक्स्ड मानकर चलते हैं। इससे हमारा मॉडल सिंपल हो जाता है समझने के लिए, हाउ इट वर्क्स। सो द फॉलोइंग्स आर द एजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द फर्स्ट वन इज द इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली 2 गुड्स, गुड X and good Y. Production possibility curve tells the possibilities of production about only 2 goods. यहाँ 2 गुड्स लिया जाता है क्योंकि हम जब ग्राफ में इसको दिखाएंगे हमारे पास 2 ही एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉराइजॉन्टल एक्सिस एंड वाई एक्सिस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल एक्सिस। 2 एक्सिस में हम सिर्फ 2 गुड्स को शो कर सकते हैं, इसलिए हियर इट इज एज्यूम्ड दैट वी प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स, गुड X एंड गुड Y। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर गिवन एंड फिक्स्ड। देन रिसोर्सेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक फार्मर है जिसके पास 3 एकड़ का लैंड है, जो कि 2 एकड़ में व्हीट और 1 एकड़ में राइस उगा रहा है। तो इफ़ he want to produce more of rice, then he can use more land. For example, 2 acre of land to produce rice, and now he can use 1 acre of land to produce wheat. So the area of the fixed resource, that is the area of land, is transferred from the production of wheat to rice. The fourth one is resources are fully and efficiently used, that is there is no wastage of resources. Resources are not lying idle. तो जितने भी रिसोर्स हैं इकोनॉमी में सब कुछ प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, कोई भी रिसोर्स खाली नहीं पड़ा है, सब एम्प्लॉयड है। रिसोर्सेस फुल्ली एम्प्लॉयड होने के साथ साथ एफिशिएंटली यूज भी हो रहा है। इसका मतलब उनसे हम मैक्सिमम आउटपुट ले रहे हैं। इफ ए पर्सन कैन वर्क फॉर 8 hours पर डे, देन ही मस्ट बी वर्किंग फॉर 8 hours। तो इसको हम एफिशिएंट यूज ऑफ लेबर कहेंगे। इफ़ ही वर्क 4 hours ए डे, इट इज़ कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। वो 8 घंटा काम कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 4 घंटा काम कर रहा है, तो उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। Then there is state of technology in an economy remain unchanged. No technical change. टेक्नोलॉजी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इफ टेक्नोलॉजी चेंजेस इम्प्रूव, देन प्रोडक्शन कैपेसिटी राइजेस। सो हियर टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड फिक्स्ड। तो हम अब अपने नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्या होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे होता है। जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को एक टेबल के माध्यम से प्रकाश करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ये हमारा एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, जहाँ की कॉलम 1, ये पहला कॉलम जो है ये हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है। किसका कॉम्बिनेशन? 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ गुड ए गुड बी, ये दोनों 2 गुड्स हैं, तो 2 गुड्स का डिफरेंट अमाउंट लाइक 0 यूनिट ऑफ गुड ए
एंड 21 यूनिट ऑफ गुड बी को लेके हमें एक कॉम्बिनेशन मिलता है। तो कॉम्बिनेशन पी, ए, बी, सी, डी, ई, पी डेक्स आर ऑल आर कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन पी शो करता है कि अगर हम गुड ए का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड ए इज इक्वल टू 0, देन गुड बी का हम 21 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ए शो करता है कि अगर हम गुड ए का 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, गुड बी का 20 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड ए राइजेस एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड बी फॉल्स। पॉइंट बी और कॉम्बिनेशन बी शो करता है कि गुड ए का हम 2 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए गुड बी का प्रोडक्शन कम आएंगे, और अभी गुड बी का हम 18 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह से पॉइंट पी डैश शो करता है कि गुड ए का हम 6 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे और उसके साथ साथ गुड बी का हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल शो करता है कि हम एक द्रव्य के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे द्रव्य के प्रोडक्शन को घटाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है। सो व्हेन वी रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल in a diagram or in a graph, it is called as production possibility curve. This is our production possibility curve. On the x-axis or on the horizontal axis we have taken good A and vertical axis में हमने good B को दर्शाया है। good A and good B ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जहाँ हमारा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें कैसे मिलता है? गुड ए एंड गुड बी का डिफरेंट अमाउंट को लेके हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिलता है। तो जैसे कि कॉम्बिनेशन पी है, कॉम्बिनेशन पी में हम गुड बी का 21 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं और गुड ए का हम 0 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब गुड ए का हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से पॉइंट ए शोज दैट वी कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ गुड ए अलॉन्ग विथ 20 यूनिट ऑफ गुड बी, मतलब गुड ए का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया है, 1 यूनिट बढ़ाया है और गुड बी का प्रोडक्शन इसी वजह से 1 यूनिट घट गया है। देन पॉइंट बी शोज दैट वी कैन प्रोड्यूस 2 यूनिट ऑफ गुड ए अलॉन्ग विथ 18 यूनिट ऑफ गुड बी। 18 यूनिट ऑफ गुड बी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या दिखा रहा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये दिखा रहा है कि एक गुड का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए दूसरे गुड का प्रोडक्शन को कमाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होता है। उसी तरह से पॉइंट पी डेक्स शो करता है कि गुड ए का 6 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए गुड बी का प्रोड्यूस हम नहीं कर सकते, मतलब अगर हम गुड ए का 6 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो गुड बी का प्रोडक्शन 0 हो जाएगा। इसी तरह से हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलता है, जो कि दोनों गुड्स के डिफरेंट अमाउंट को लेके बनता है पी, ए, बी, सी, डी, पी डेक्स। एंड हम जब इन कॉम्बिनेशंस को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये हमारा हो गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ हमने 2 तरीके के कॉम्बिनेशंस को दिखा है, एक है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, दूसरा है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस का मतलब जहाँ हम पहुँच सकते हैं, जहाँ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? अनअटेनेबल का मतलब जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, जहाँ हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए डी हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। ये एक बाउंड्री की तरह है, जहाँ की जैसे कि आप इंडिया के बॉर्डर पार करके पाकिस्तान नहीं जा सकते, उसी तरह से इस बॉर्डर को पार करके भी हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। हम प्रोडक्शन करेंगे तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के ऊपर और इसके भीतर यहाँ जो एरिया है, ये एरिया है, यहाँ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और इस लाइन के ऊपर प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब ऑल दीज आर अटेनेबल टू अस। तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ऑल दीज आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन, जहाँ हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो बाउंड्री है,
AD, उसके बाहर जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे, इस एरिया में जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे लाइक P एंड Q, ऑल आर नॉट अटेनेबल, क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है कि हम इससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के ऊपर AD के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, हमारे जितना भी रिसोर्स है सारे के सारे पूरी तरह से यूज हो रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के भीतर अंदर जो पॉइंट्स है E एंड F, यहाँ अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है रिसोर्स का। रिसोर्स सारे के सारे पूरी तरह से नहीं यूज हो पाते, वो कुछ खाली रह जाते हैं। और अगर हम यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के बाहर प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अनअटेनेबल पॉइंट्स ऑल दी चार। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के ऊपर लाइक पॉइंट B पॉइंट C में प्रोडक्शन करते हैं तो देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्स का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है और रिसोर्स फुल्ली एम्प्लॉयड होते हैं, कोई भी रिसोर्स खाली नहीं पड़ा होता, सारे के सारे प्रोडक्शन में लगे हुए होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन के भीतर, मतलब इस एरिया में अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो कुछ रिसोर्स का यूज नहीं होगा। देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्स हैं उनकी पूरी तरह से और उनकी कैपेसिटी का पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कुछ रिसोर्स बेकार में पड़े हुए हैं। और इसी वजह से मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स नहीं होने के कारण हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन अगर हम पॉइंट A में करते हैं तो देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम जितने भी रिसोर्स खाली पड़े हुए हैं उन सारे रिसोर्स को यूज करेंगे, मतलब उन सारे रिसोर्स का फुल एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो हम गुड X का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। A से C पॉइंट को हम आ सकते हैं, मतलब गुड X का ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, या फिर हम गुड B का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, गुड Y का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। A to B, वी कैन मूव फ्रॉम द पॉइंट A to B। और उसके साथ साथ या फिर हम पॉइंट A से मूव करके हम एक ऐसे पॉइंट पे आ सकते हैं जो कि B और C के बीच में होता है। पॉइंट यहाँ अगर एक पॉइंट हो गया तो जहाँ की गुड A का भी प्रोडक्शन बढ़ता, गुड X का भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, गुड Y का भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। यहाँ देयर इज अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट कैसे होता है? दिस इज ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और शिफ्ट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, और शिफ्ट ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस। ऑल दीज आर कॉजेस ऑफ शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमारे एजम्पशंस में हमने इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट लिया था, लेकिन अगर हम जब हमारे ये सारी चीज़ें वेरिएबल हो जाते हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में शिफ्ट आता है। द फर्स्ट रीजन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जब हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है, इकोनॉमी के रिसोर्स भी ग्रो करते हैं, इसी वजह से हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी शिफ्ट होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ए बी वॉज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बिफोर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था ए बी, लेकिन जब इकोनॉमी ग्रोथ हुआ तो गुड X का प्रोडक्शन B से D हुआ और गुड Y का प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ, A से C हुआ। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड X एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड Y बोथ राइजेस। इसी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी जो AB था वो भी राइज हो गया CD को, मतलब इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट को शिफ्ट हो गया, यहाँ था अब यहाँ हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। दिस इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री आफ्टर द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। इकोनॉमिक शॉक और नेचुरल डिजास्टर इज अनदर इम्पोर्टेंट रीजन बिहाइंड द शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो ओरिजिनल वाला था वो था ए बी वॉज द ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लेकिन यहाँ हमारा उसके बाद
दिखाया गया है कि हमारे इकोनॉमी में फ्लड हो गया है, नेचुरल डिजास्टर हो गया है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई बोथ फॉल्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स ओ बी था, अभी ओ बी वन होगा, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड एग्स फॉल फ्रॉम बी टू बी वन, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई फॉल फ्रॉम ए टू ए वन। एंड हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था ए बी, वो भी शिफ्ट होके अब हो जाएगा ए वन बी वन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नीचे शिफ्ट हो गया। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट और शिफ्ट डाउनवर्ड ड्यू टू इकोनॉमिक शॉक और नेचुरल डिजास्टर। क्योंकि नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से हमारा जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है और प्रोडक्टिव रिसोर्स होता है वो घट जाता है। हमने ये एज्यूम किया था कि हमारा जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। बट इन रियल लाइफ देयर इज टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, हमारे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होता है। इसी वजह से टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो सकता है या फिर रोटेट हो सकता है। व्हेन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑकर्स इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ क्लॉथ एंड व्हीट, मतलब यहाँ दो गुड्स है, क्लॉथ और व्हीट। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से अगर क्लॉथ का प्रोडक्शन राइज होता है पी स्टार टू पी स्टार वन, व्हीट का प्रोडक्शन भी राइज होता है फ्रॉम पी टू पी वन, देयर इज शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहले हमारा ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था पी स्टार बिफोर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, बट आफ्टर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस व्हेन देयर इज राइज इन प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ फ्रॉम पी स्टार टू पी स्टार वन एंड production of wheat from P to P1, there is a shift in production possibility curve. This is the new production possibility curve. This was the original production possibility curve. मतलब यहाँ production possibility curve upward shift हो रहा है, that is ये this is shift to right. लेकिन when technological progress occurs only in the production of wheat, there is ए न्यू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वी गेट। हमें एक नया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिला जो कि है पी स्टार पी टू। इसे हम कहते हैं रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पी स्टार से जब हम हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व गया पी वन स्टार हुआ, उसे हम शिफ्ट कहेंगे। लेकिन पी स्टार से जब हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पी स्टार हुआ, उसे हम कहेंगे रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। रोटेशन का मतलब सिर्फ एक गुड में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होगा और दूसरे गुड का प्रोडक्शन सेम रहेगा। यहाँ व्हीट का प्रोडक्शन राइज हो रहा है लेकिन क्लॉथ का प्रोडक्शन पी स्टार में ही सेम होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट।